दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी आईटीआर के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट केस में फाइल की जाती है। ऑडिट केस भी सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म का। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज हम प्रोप्राइटरशिप के केस में, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो अगर किसी पर्सन की और अगर उसका ऑडिट हुआ है तो ऐसे केस में उसकी आईटीआर कैसे फाइल की जाएगी और कौन सा फॉर्म उसके लिए एलिजिबल है, कौन से फॉर्म में ये आईटीआर फाइल की जाएगी, क्या आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा फॉर्म लगेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट एक्सक्लूसिव, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, मैं जो आईटीआर फाइल कर रहा हूं वो टेक्स्ट क्लाउड, जो क्लियर टेक्स्ट का ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो यहां से हम आईटीआर को फाइल करेंगे। लॉगिन करना ये सब आपको आता है और मैंने भी पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है। फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। गूगल में आप जाएंगे, यहां पर गूगल ओपन करेंगे और यहां लिखेंगे टेक्स्ट क्लाउड। ठीक है जी, ये नीचे आ गया टेक्स्ट क्लाउड लॉगिन। एंटर करेंगे, ये आपका टेक्स्ट क्लाउड ओपन हो जाएगा। यहां लिखा है cleartext.in, क्योंकि क्लियर टेक्स्ट का ही ये एक प्रोग्राम है टेक्स्ट क्लाउड के नाम से। और आपकी जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो यहां पर ऑलरेडी लॉगिन होनी चाहिए पहले से, ताकि ये जल्द से जल्द अच्छे से लॉगिन हो सके। मेरी यहाँ रजिस्टर्ड आईडी लॉगिन है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी यहां पर क्लिक करते हैं। आईटी, ये जो लिखा हुआ है आईटी रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे और फटाफट से एक क्लियर टेक्स्ट का जो ये लॉगिन है ये ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे, यहां मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसीलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं एक बार, और दोबारा से हम ये जो लॉगिन स्क्रीन है इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आप क्लिक करके, मेरी मेल आईडी ऑटोमेटिक पॉपअप हो चुकी है, यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट क्लाउड लॉगिन हो जाएगा। बट शर्त यही है कि आपकी जीमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है वो लॉगिन होनी चाहिए पहले से। मैं इसे यहां से दोबारा लॉग आउट करके आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे लॉग आउट मैंने इसको किया और उसके बाद ये लॉगिन है, लॉगिन पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर मैं क्लोज भी कर दूं तो ये साइन इन विद गूगल, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो भी ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स की आईटीआर को फाइल किया हुआ, ये उनका डेटा है। ठीक है, और ये लॉगिन होने के लिए एक्चुअली मैं आपको दोबारा एक बार इसमें दिखाता हूं। लॉग आउट करने के बाद इसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर आप जो मेल आईडी डालेंगे वो मेल आईडी इसमें काम नहीं करेगी। जो मेल आईडी आपने रजिस्टर की हुई है सिर्फ वही मेल आईडी काम करेगी। यहां से क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे और यहां पर पासवर्ड। आप जीमेल आईडी और पासवर्ड मतलब जो पासवर्ड है वो आप अपनी जीमेल आईडी का भी डाल सकते हैं। अगर आप जीमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना चाहते तो आप अपनी मेल आईडी के साथ कोई भी पासवर्ड टाइप कर दीजिए। मतलब ये एक यूनिक मतलब के पासवर्ड भी हो सकता है और आपका एज पर आपकी मेल आईडी के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। मतलब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, चाहे मेल आईडी का ही पासवर्ड डाल दीजिए। इस पासवर्ड का आपकी मेल आईडी से कोई लेना देना नहीं है। आप जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे और जो मेल आईडी डालेंगे ये उसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका ये नहीं है कि भाई आपने जो मेल आईडी डाली है उसी का पासवर्ड आप यहाँ डालिए। डाल सकते हैं, मर्जी है। नहीं डालना चाहते तो आप कोई नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं। वो पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ इस मेल आईडी के साथ आपका टेक्स्ट क्लाउड पर ही काम करेगा। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद ये साइन इन विद गूगल। लेकिन ध्यान रखिए, ये लॉगिन ऑटोमेटिक तभी होगा जब आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहां पर ओपन होगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसे साइन इन कर लेता हूं। देखिए, फटाफट से मेरा यहां पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद जो भी क्लाइंट है आप यहां पर ऐड क्लाइंट करके न्यू क्लाइंट पर आप मतलब कि आप काम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने ऑलरेडी ऐड किया है तो मैं यहां पर उसे ओपन कर लेता हूं। वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करूंगा यहां पर, तो यहां पर जो भी मेरा असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करके उसके बाद वर्क ऑन क्लाइंट। उसके बाद जो मैंने ये टेक्स्ट क्लाउड ओपन किया, इसके अंदर 5 टैब हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा इनकम सोर्स के बारे में बताया जाएगा, तीसरा डिडक्शंस के बारे में जो आप टैक्स सेविंग के लिए जो भी मतलब के टैक्स को बचाने के लिए जो भी सेविंग्स करते हैं, LIC, स्कूल फीस वगैरह, वो सब इसके अंदर आएंगी। और कोई आपने सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स कुछ भी दिया है तो इसके अंदर आएगा। कोई TDS कटा है तो टैक्स पीरियड के अंदर शो करेगा, TCS कटा है तो भी यही शो करेगा।
और टैक्स फाइलिंग के अंदर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर 3 आगे टैब और दिखाए गए हैं। ए टैब जो है उसके अंदर आप नेम वगैरह सब, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, फादर नेम, स्टेटस मैरिड, मेंटल स्टेटस जो है मैरिड है सिंगल है, इस तरह डाल के नीचे सेव कर सकते हैं। फर्दर एड्रेस अपना डालना है, तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं। आपका जो एड्रेस है प्रोपराइटर का वो सारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर फोन नंबर और मेल आईडी आ जाएगी जो आप इसमें डालना चाहते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अपना ये कह रहा है सॉरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर एक आधार ओटीपी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप उसमें आधार ओटीपी के थ्रू रिक्वेस्ट भेजकर अपना ओटीपी यहाँ पर डालकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्लाउड के साथ आपका रजिस्टर हो जाएगा, टैक्स क्लाउड के साथ आपका पैन को रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ टैक्स क्लाउड के साथ आपका ना पैन रजिस्टर हो जाएगा यहाँ ओटीपी डाल के। उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं इनकम सोर्स की। इनकम सोर्स के अंदर आगे 5 कर दिए गए हैं। ए है सैलरी का, बी है अदर सोर्स का, सी है हाउस प्रॉपर्टी या कोई रेंट इनकम वगैरह यहाँ से आती है। उसके बाद कैपिटल गेन है आपका, चाहे वो कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी से हो या नॉन हाउस प्रॉपर्टी से हो आपका, चाहे शेयर से हो, म्यूचुअल फंड से हो, ठीक है जी। उसके बाद है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, वो यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद डिडक्शन के अंदर आगे 80 फैमिली के जितने भी हेड आप यूज कर सकते हो, 80C, 80D, 80U तक आप सारे यहाँ यूज कर सकते हो। मोर डिडक्शंस के अंदर 80D आ जाएगा आपका, और अदर डिडक्शंस के अंदर आपका 80G वगैरह 80U सब आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स पेड की। टैक्स पेड में फर्दर 3 ऑप्शन है। आपका टीडीएस कोई कटा है तो यहाँ आ जाएगा, टीसीएस भी यहीं पर आ जाएगा आपका, नीचे आप देख सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है इसमें है सेल्फ टैक्स पेमेंट। आपने कोई सेल्फ टैक्स पे किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। कोई एडवांस टैक्स दिया है वो यहाँ आ जाएगा। कोई लॉस है तो आपका सी पार्ट के अंदर आप अपना लॉस भी दिखा सकते हो, कोई लॉस हुआ इस साल, ठीक है, या पिछले साल का कोई लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसके बाद टैक्स फाइलिंग 5वां लास्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप देखेंगे बैंक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी बैंक आपका है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बैंक की डिटेल आ जाएगी, आधार की डिटेल आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन। ये मोर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है URA NRI और यू हैव स्पेंट टाइम आउटसाइड इंडिया, आपने भारत से बाहर कोई टाइम स्पेंड किया है तो यहाँ बता सकते हो, ठीक है। यू ओन शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी के, अगर आपके पास शेयर हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यू आर डायरेक्टर एनी कंपनी इन एनी कंपनी, तो यहाँ बता सकते हो। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं यहाँ। यू हैव टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, ठीक है, तो यहाँ बता सकते हो। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। 1 लाख से ज्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ठीक है, और इसमें आपने 2 लाख ऑन फॉरेन ट्रैवल, मतलब कि आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए 2 लाख से ज्यादा यहाँ खर्च किया है। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे भर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और उसके बाद है ये है आपका ई फाइलिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका सी टाइप जो है ई फाइलिंग का, यहाँ पर आपका लास्ट आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। 3 ऑप्शन का हमने इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये जितने भी फॉर्म है उसमें से कौन कौन सी शीट्स मुझे इसके अंदर फिल करनी है। देखिए इसके अंदर एक हमारी शीट आ जाती है जो मैं आपको बताऊं। एक तो है बैलेंस शीट वाली शीट है, उसके बाद एक इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट आ जाएगी जो हमारी बैलेंस शीट में दी होती है। उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इसमें इनकम सोर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्पीड से बताई दी है। मोस्टली जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो इस शीट को हमने इसके अंदर फीड करना है, उस डेटा के बारे में बात करते हैं। इनकम सोर्स में आते हैं 2nd नंबर पर, और यहाँ पर आपका सैलरी से कोई इनकम है तो यहाँ दिखा सकते हैं। मेरी सैलरी से कोई इनकम नहीं है, हमारी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से, यहाँ पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद मैंने डिटेल इसके अंदर नीचे में आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फिर ऑडिटर डिटेल, मतलब सीए की डिटेल इसके अंदर हमने डाली हुई है। क्या डिटेल इसमें आती है, फिर ऑडिटर डिटेल में हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे पहला ऑप्शन है आर यू लायबल टू, इसमें लिखा हुआ है आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA। हाँ जी, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ये भी मैंने टिक कर दिया। मतलब कि आपका ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में हुआ है और आप लायबल हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के, अपनी बुक्स को मेंटेन करने के अंडर सेक्शन 44AA में, ठीक है। उसके बाद है इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है जी। इसमें लिखा है वर द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, टिक कर दिया। उसके बाद इसमें लिखा है नेम ऑफ द ऑडिटर या प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब उसकी फर्म का नाम ऑडिटर की, और ऑडिटर का नेम आ जाएगा। उसके बाद मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, ऑडिटर का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ऑडिट फर्म, ये इसमें लिखा है ऑडिट फर्म पैन नंबर, जिस फर्म ने ऑडिट किया उसका पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसमें डेट ऑफ ऑडिट क्या है वो इसमें लिखनी है, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, किस तारीख को ऑडिट हुआ, किस तारीख को ऑडिट की रिपोर्ट फर्निश की गई वो डेट लिखनी है।
और उसके बाद इसको सेव कर देना। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ये 27 पेज की शीट है इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी, इसका ये जो पहला पेज होता है यहाँ पर फ्रंट में इसमें सब लिखा हुआ है कि सीए का नाम क्या है, कौन से ईयर का वो ऑडिट कर रहा है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, उस ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है। ठीक है, तो यूडीआई नंबर, ये काफी कुछ नाम, एड्रेस सब इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद ये ऑडिट की डेट क्या है वो सब आगे आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन है। ठीक है जी, सब आपको इसमें से मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहां से सेव कर लिया। उसके बाद फर्दर आगे हम बात करते हैं, ये ऑडिटर की रिपोर्ट हो गई। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, इसके अंदर ये लिखा है ऐड जीएसटी एंड डिटेल। ठीक है, ऐड जीएसटी डिटेल, इस पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमने अंदर अपना जीएसटी नंबर फर्म का और उसका जो भी टर्नओवर है इस फाइनेंशियल ईयर का वो हमने इसमें लिख दिया। उसके बाद सेव। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अनदर बिजनेस। ठीक है, ऐड अनदर बिजनेस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा 44AB। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी वो ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे फिल कर दिया है और एक बार में सिर्फ वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई दूसरा ऑप्शन आपको दिखाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है मैं आपको उसको एडिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो अंडर सेक्शन 44AB का एक अलग से हेड दिया हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे ये वाला ऑप्शन है एडिट डिटेल, तो इसके अंदर जब आप उसमें लिखा हुआ अंडर सेक्शन 44AB तो आप उसके अंदर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस में मैंने इसमें होलसेल और रिटेल का बिजनेस लिया है और आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी है, फर्म का नाम, ट्रेड नेम लिख दिया है। उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शन है, एक है BSPL, बिजनेस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे जल्दी से फिल करते हैं। फिल BSPL, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए साइड में जो डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है बैलेंस शीट का, इसके अंदर सोर्स और एप्लीकेशन दोनों डालने के बाद दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए। फिर क्रेडिट डेबिट डाल दीजिए, क्रेडिट डेबिट की वैल्यू सेम नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए जो आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो इस ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका उतना ही आना चाहिए। ये शीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस की शीट मैंने इसके अंदर फिल की है। अब यहां से शुरू हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मींस सोर्स ऑफ फंड, मैं आपको क्लिक करता हूं यहाँ पर प्लस के निशान पर। सोर्स ऑफ फंड में जो ये कैपिटल मतलब ये आपकी लायबिलिटीज के बारे में बात करता है। इसके अंदर आपकी प्रोपराइटर की जो कैपिटल है वो इसके अंदर आ जाएगी। प्रोपराइटर की कैपिटल्स आपको मैं बता दूं, ये जो प्रोपराइटर की कैपिटल है वो कहां से ली गई है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रोपराइटर की जो कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल अकाउंट में शो कर रहा है वो सारा अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट लिया गया है लोन। अब लोन जो है फ्रॉम बैंक से लिया गया है, वो अमाउंट भी हमने यहां से रिसीव कर लिया, लायबिलिटी साइड में से ले लिया यहाँ जो भी लोन का अमाउंट था। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये 2 चीजें यहां से हमने सिलेक्ट की। ठीक है जी, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने इसमें एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है ये आपका दिखाता है असेट साइड के बारे में, जो असेट साइड है उसके बारे में बताता है। इसके अंदर हमारा एक तो फिक्स असेट्स आ गया और उसके बाद इसमें मैंने जो सिलेक्ट किया आगे वो करंट असेट्स इसके अंदर आ गई हमारी। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर फिल कर दी और उसके बाद इसमें कैश इन हैंड डाल दिया, बैंक का बैलेंस डाल दिया मैंने। ये सारी असेट साइड आ रही है इसके अंदर। ठीक है जी, असेट साइड डालने के बाद ये मैंने सारा का सारा इसमें फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसे देखते हैं आगे। मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम ही हमारा ट्रेडिंग का काम है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में कुछ में नहीं डालेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप देखेंगे एक शीट होती है इसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो अब यहां से मैं आपको बताता हूं, ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट से डिटेल ले सकते हैं। अब इसके अंदर मेरा जो सेल है ट्रेडिंग अकाउंट में वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से सेल यहां से उठा ली। उसके बाद इसमें जो आपकी परचेज है, इसमें स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट से उठा लिया। उसके बाद जो परचेज ओपनिंग स्टॉक है वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से उठा लिया। परचेज है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट से आ गई। तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का सारा इसमें आ गया। प्लस इसमें जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ गए ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो भी मेरी डायरेक्ट इनकम है वो सब इसमें से आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं 4 नंबर को। उसके बाद है 5 और लास्ट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे इसको क्लिक किया, अभी ट्रेडिंग के बाद एक शीट मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस की जो शीट है इसके अंदर
जितने भी मेरे खर्चे हैं, ये एक्सपेंसिव साइड दिखाई हुई है, इनमें जो रेडीमेड हेड बने हुए हैं, पहला तो ये कह रहा है अदर इनकम, मतलब ये इनडायरेक्ट इनकम की बात कर रहा है। जो मेरे पास इनडायरेक्ट इनकम है वो मैंने इसमें डाल दी। मेरी यहाँ कमीशन की इनकम है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब कमीशन की इनकम इसमें आने के बाद फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिनके ऑलरेडी हेड बने हुए हैं, हम उनकी फिगर उस हेड में डाल देंगे, और जिनके हेड नहीं बने हैं वो हम यहाँ से खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे हेड बना करके उसके अंदर अमाउंट डालने के बाद ये मेरा काम यहाँ पर फिनिश। तो मेरी इसमें एक तो बैलेंस शीट लगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट लगा, एक P&L लगा, और ये होने के बाद इसको मैं फटाफट से यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। उसके बाद सेव करने के बाद आपका यहाँ से ये सेव किया। सेव करने के बाद फिर हम देखेंगे थोड़ा सा बैक करके, यहाँ पर ये PSPL आने के बाद यहाँ पर आपको कोई इसमें कुछ नहीं डालना, और जो डेप्रिसिएशन वगैरह है इसके फिल डेप्रिसिएशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिल डेप्रिसिएशन में 3 हेड मैंने लिए हुए हैं, और डेप्रिसिएशन को आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ट लगा हुआ है इसके अंदर, डेप्रिसिएशन की छोटी सी एक डिटेल इसके अंदर आपको दिखानी है। ये डेप्रिसिएशन का एक चार्ट है। इस डेप्रिसिएशन के अंदर आइटम वाइज डेप्रिसिएशन लगाया गया है, लेकिन आपको इसके अंदर आइटम वाइज देने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप फिगर ले लीजिए, जैसे फर्नीचर, जितने टाइप का भी फर्नीचर है वो फर्नीचर लिखिए और टोटल अमाउंट डाल दीजिए फर्नीचर का। फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखिए, टोटल अमाउंट डाल दीजिए। फिर प्लांट एंड मशीनरी जो 40% वाली, प्लांट एंड मशीनरी 2 तरह की है, एक 40% एक 15%। तो 15% वाली का, इसमें जो 15% वाली डेप्रिसिएशन लगने वाली है सबका टोटल मार के आप इकट्ठा डाल दीजिए, और जो 40% वाली मशीनरी है जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो उन सबका टोटल मार के आप इकट्ठा डाल दीजिए। तो मतलब रेट वाइज डालनी है, सबका टोटल डाल देना, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड डेप्रिसिएशन एंट्री करनी पड़ती है, ऐसे क्लिक करके ना, तो यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर आप ले सकते हो 15% या जो भी आपने इसमें लेना है वो इस तरीके से सारे इसमें रेट दिए हुए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आगे इसमें थोड़ा फिल कर सकते हो इसके अंदर। तो चलिए इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन डालने के बाद आगे आपको कुछ नहीं डालना, इसमें ये कुछ नहीं आएगा। बस इतना काम था हमारा, थोड़ा सा जो भी था आपके सामने ही हो गया। अब बात करेंगे हम, हमारी बैलेंस शीट तो इसके अंदर डल गई है। ठीक है, ये बैलेंस शीट बस इतनी डालनी होती है, ज्यादा कुछ नहीं, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट डालनी होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनकम सोर्स की। इनकम सोर्स में आपका एक, ना तो मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ठीक है, ना ही कोई इसमें कैपिटल गेन से इनकम है। मेरी एक अदर इनकम है। अदर इनकम में जब मैं जाऊंगा तो मैंने जैसे ही 26 AS का एक फॉर्म होता है वो यहाँ से अपलोड करना होता है, तो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है। जैसे मैंने 26 AS पर क्लिक किया और यहाँ पर चूज फाइल की, और जो भी मेरा 26 AS जहां मैंने रखा है यहाँ सेलेक्ट किया, ओपन किया, उसके बाद मेरा 26 AS अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद जब मैंने उसे देखा तो मेरी जितनी भी डिटेल थी वो इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट और एक TDS वाला ऑप्शन जो है, इस TDS वाले ऑप्शन में मेरी वो डिटेल जो भी 26 AS के अंदर अमाउंट था वो सारा का सारा ऑटोमेटिक आ गया, और वो अमाउंट मेरा नीचे दिखा रहा है। इसके अंदर मेरा कितना TDS कटा, एक्चुअली मेरा TCS कटा है। ये जब पेमेंट मैंने की थी इस क्लाइंट को तो इसने मेरा TCS भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ से ऊपर था, और मतलब कि हमने इसको जो पेमेंट है वो 50 लाख से ज्यादा दे दी थी। और ऐसे केस में हमारा इसमें जो सेक्शन है वो इनका एप्लीकेबल था, तो इसलिए इन्होंने पेमेंट के साथ साथ TCS भी कलेक्ट किया। तो अब हम बात करते हैं, ये हम रिफंड ले लेंगे 4613 रुपए का। ठीक है जी, एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। इसमें उसका पैन नंबर आ जाएगा, कलेक्टर का नेम आ जाएगा, अमाउंट कितना डिडक्ट कलेक्ट हुआ, कितना हम क्लेम कर रहे हैं, सेम अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, और कितना मतलब कि किस अमाउंट के ऊपर कितना TCS कटा, इतनी मतलब कि पेमेंट हम उन्हें दे चुके थे 61,50,000। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने TCS काटा 1%, 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पर ये TCS काटा गया है। ठीक है जी मतलब जो भी परसेंटेज है 0.10% वगैरह जो भी इसमें बनता है। तो उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई लॉस समरी कुछ भी नहीं है इसके अंदर हमारी, नहीं तो हम 8 सालों तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। इसमें दिए हुए भी हैं असेसमेंट, 8 असेसमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारा इनकम सोर्स भी हो गया। डिडक्शंस के अंदर हम बात करें तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन चल रहा है डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा इसमें 1 लाख रुपए का स्कूल फीस है, वो हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद इसमें मोर डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ मेरा 15,287 रुपए का एक मेडिकल इंश्योरेंस है स्टार का, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अदर डिडक्शंस मेरी इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा पढ़कर स्टडी करके आप डाल सकते हैं। टैक्स पेड के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा जो TCS है वो इसके अंदर 26 AS अपलोड करते ही जितना भी TCS या TDS होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब मैंने 1 2 3 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए,
उसके बाद लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा टैक्स फाइलिंग का, उस पर हम क्लिक करते हैं टैक्स फाइलिंग पर। टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बैंक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो बैंक इन्फॉर्मेशन में हमने ऑलमोस्ट सब फिल किया हुआ है। एक आधार नंबर मांगा इसने, आधार नंबर इसमें डाल दिया, बैंक की डिटेल इसमें हमने डाल दी है। ठीक है जी, ये आईसीसी बैंक है, इस बैंक के अंदर हमारा जो है रिफंड आएगा। बैंक की डिटेल डालने के बाद इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर पूछा गया है मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मैंने जैसा कि आपको बता दिया था पढ़कर, वो सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद सी जो हमारा है उसमें ई फाइलिंग है लास्ट। अब ये हमारा जो डेटा तैयार हुआ है इसके अंदर थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है इसके अंदर बाहर, और कुछ इसके अंदर इनकम, ये इसमें समरी दिखाई गई है इनकम डिडक्शंस की, और इसके अंदर कौन सा फॉर्म फाइल होगा ये टैक्स क्लाउड ने ऑटोमेटिक बता दिया। ITR 3 फाइल होगी, प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसका ऑडिट हुआ हो ITR 3 फाइल करेगा, वो इसमें ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हमारी जो इसमें इनकम है, नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो इतना है, और उसके बाद उसमें डिडक्शन जो भी ATC के हैं, TD के हैं वो आ गए, और इसमें जो मतलब कि नेट प्रॉफिट में से डिडक्शन लेस की, तो जो अमाउंट बचा वो 5 लाख से कम है, और उसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है उस टैक्स को ATC का बेनिफिट मिल गया है क्योंकि 5 लाख से कम है अमाउंट, तो हमारा 0 टैक्स बनता है, और बल्कि हमारा रिफंड बनता है। हमारा जो रिफंड बनता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट हमने इसमें प्रायोरिटी पर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके नीचे दिया गया है एक कॉम्पिटिशन जो MS वर्ड की फाइल में दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इस नीचे फाइल आ गई, इस पर क्लिक करेंगे। ITR फाइल करने से पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी कॉम्पिटिशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, जिसके अंदर आपका नाम, एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी मेल ID, आपका असेसमेंट ईयर ITR का कॉम्पिटिशन कौन सी ITR जाएगी, आपका नाम, पैन नंबर, पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन है। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दूं कि आपका जो रिजीम है, टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, और ई फाइलिंग स्टेटस अभी नॉट ई फाइल्ड है क्योंकि फाइल नहीं किया। बैंक की डिटेल इसमें आई है, कौन से बैंक में रिफंड आएगा वो सब इसके अंदर दिखा रहा है। ग्रोस टोटल इनकम क्या है, सारा मतलब के कहने का ये है कि पूरा का पूरा डेटा, पूरी जन्म कुंडली इसने जो आपने फॉर्म भरा है ITR 3 का, वहां से फैच की है। फैच करने के बाद सारी की सारी कॉम्पिटिशन बढ़िया तरीके से फ्रेमिंग की है। ऐसी फ्रेमिंग आप खुद करते तो शायद ऐसी फ्रेमिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कौन सी चीज टॉप पर आएगी, कौन सी चीज बॉटम में आएगी, कौन सी चीज मिड में आएगी, ये आपको नहीं पता। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से कौन सी चीज कहां आनी चाहिए वो सेट कर दी है। इतनी बढ़िया खूबसूरत फ्रेमिंग की है। टैक्स की डिटेल, टैक्स कितना बनता है, कितने पे एग्जेम्पशन है, सब बताया हुआ है, कौन सी आपने डिडक्शंस की छूट ली है, और आपका डेप्रिसिएशन का चार्ट भी है। इसमें TCS कहां, कैसे, कब कटा, कितना कटा, किस अमाउंट पे कटा, वो सब इसमें बताया गया है। ऑडिटर की डिटेल प्रॉपर इसके अंदर दी गई है, बैंक की डिटेल इसके अंदर दी गई है, और आपकी बैलेंस शीट और आपका जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सब इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया आपको ITR फाइल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए, अब हमने एक बार इसे चेक कर लिया है। चेक करने के बाद एक फटाफट से इसे हम पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। देखिए, यहां से डाउनलोड ITR JSON फाइल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइल करने का ऑप्शन इसमें अभी नहीं है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं कि ITR को फाइल करने के लिए, देखिए लिखा भी है योर ITR इज टू बी ई फाइल अंडर डिजिटल सिग्नेचर। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाने से पहले आप अपना ये डिजिटल सिग्नेचर अपने लैपटॉप में जरूर लगा लें। लेकिन ये लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, डिजिटल सिग्नेचर को आपने रजिस्टर भी करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया, तो मुझसे ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मांगेगा। आपने इसे रजिस्टर करना है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकते हो और डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर किया जाए, तो आपको वहां से पता लग जाएगा। मैं भी इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन करने का टॉपिक नहीं है, ये ITR को फाइल करने का टॉपिक है। तो मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं इसको फटाफट से लैपटॉप में लगाता हूं। ये मैंने अपना इसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया है। लगाने के बाद इसमें जो भी प्रोसीजर है हमने पिछली ITR में बता दिया था। आपका एक जैसे ही इसको आप लगाओगे, लगाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूं। लगाने के बाद इसके अंदर आप क्या कीजिएगा, तो जैसे ही आप यहां पर अपना कंप्यूटर में आएंगे, तो ये आपका एक अलग से डिवाइस आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए या फिर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे ओपन करेंगे, यहां पर आपका एक फाइल होगी। ये आपकी ये जो फाइल है, इस फाइल को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पर HyperPK ePass के नाम से है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये लुक वाइज देखने में कुछ इस तरह से लगेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ePass के नाम से ये यहाँ पर ePass टोकन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसे सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। ठीक है,
लॉगिन करने के बाद जो भी पासवर्ड है वो आप इसमें डाल लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद हम इसे यहाँ से ओके करते हैं। ये जिस किसी भी क्लाइंट का है उसका नाम यहाँ शो कर देगा, और उसके बाद अब आपको मैं परमिशन देता हूँ कि अब आप पोर्टल पर जाइए, अब आप अपना जो भी आईटीआर फाइल करनी है कर सकते हैं। तो डाउनलोड आईटीआर जेसन जो है इस पर क्लिक करेंगे, एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इसने एक छोटा सा एक एरर बताया है अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, कह रहे हैं इसे आप जल्दी से ठीक कर लीजिए, कुछ डिटेल है और मिसिंग है। तो मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ बता रहा है, तो इसे देख लेते हैं क्या ये इसके अंदर इसने मांगा है, क्या बताया है। तो ये कह रहा है अदर इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स इसमें लिखा है आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिट। तो कह रहा है कि इसमें कुछ चीजें हैं उसको हमने थोड़ा यस नो करना है। देखिए दोस्तों, ये सारे इसमें पूछे गए हैं अदर इन्फॉर्मेशन है, ये जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है ये आपसे पूछी गई है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं यस नो करनी है, कुछ चीजें हैं मतलब आपको देखकर ये बताना है क्या ये चीजें आप पे अप्लाई होती है नहीं। मेरे पर ये कोई भी चीज अप्लाई नहीं होती, मैं विदाउट मतलब के इनके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकता हूँ या सेव कर दूंगा और आगे कंटिन्यू कर दूंगा इसमें। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें पूछा गया है कि इज देयर एनी चेंजेस इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज है, नो। तो ऐसे ही इसमें रॉ मटेरियल के बारे में पूछा गया है, इसमें अपना इज देयर एनी चेंजेस मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, नो। तो इस तरह कई चीजें हैं जो इसमें पूछी गई हैं, आप इसमें से पढ़कर बता सकते हैं। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, कोई एनी अदर आइटम है, कोई एनी अदर इनकम है, हम कहते हैं जीरो। तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो इसके बाद इसमें कोई चीज आपकी डिसअलाउ हुई है वो आप इसके अंदर बता सकते हो। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं है, तो मेरा सिंपल साफ सुथरा अकाउंट्स है, तो मैं इसको यहाँ पर सेव एंड अपडेट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इसमें लिखा है सेव एंड बिजनेस प्रोफेशन, सेव एंड गो टू द बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट फाइलिंग पर दोबारा से, सेव एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको जेसन को दोबारा डाउनलोड करता हूँ। अब ये मेरी जेसन डाउनलोड हो रही है और ये मेरी यहाँ पर जेसन डाउनलोड चल रही है इसमें। ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गई है, यहाँ से क्लिक हियर कर भी डाउनलोड कर सकता हूँ मैं इसे। तो फटाफट से इसमें शो इन फोल्डर में गए, इसको मैंने यहाँ से कट किया और हमारी जो भी फाइल है लोकेशन है वहां पर मैं इसको रख लूंगा फोल्डर के अंदर और कंटिन्यू। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं हमारी आईटीआर कौन सी ईयर तक फाइल है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। यहाँ पर देखिए हमारी जो रिटर्न है वो 20-21 तक फाइल है, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें 21-22 भी फाइल करने वाले हैं। तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, यहाँ ईयर सेलेक्ट करेंगे, करंट ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर, और यहाँ पर ऑफलाइन पर क्लिक करके हम अपना इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, हम 139 सबसेक्शन 1 ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा फॉर्म है, मैं आईटीआर 3 लूंगा इसके अंदर और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अटैच फाइल में हमारी जो भी फाइल है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी है इसमें आईटीआर की जेसन फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर सक्सेसफुली अटैच हो जाएगी फाइल, देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया डीएससी। यहाँ इससे पहले ध्यान रखिए आपका डीएससी डिजिटल सिग्नेचर जो पेन ड्राइव की तरह मैंने आपको दिखाया था वो आपके लैपटॉप में लगा होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डीएससी डिजिटल सिग्नेचर। मैं इसे वेरीफाई करता हूं डिजिटल सिग्नेचर से, ऐसा लिखा है यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे आई हैव डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड एम साइनर। नीचे ये यूटिलिटी दी हुई है, इस पर डबल क्लिक कीजिए या सिंगल क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद लुक वाइज कुछ डेस्कटॉप पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये है आपका एमब्रिज के नाम से आ जाएगा। कभी आप ढूंढते रहो, परेशान रहो, एम साइनर नहीं आ रहा है लिखा हुआ, एमब्रिज आ जाएगा, बस काफी है। इंस्टॉल रहना चाहिए, इसको कुछ चलाना नहीं है आपने, बस ये एक सर्टिफिकेट है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अब इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब मैं यहाँ पर आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ पर इस टाइम ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पर आपको एरर आ भी सकता है और नहीं भी। उसका कारण क्या है, देखिए अगर आप विंडोज 7 में काम करते हैं तो आपको ज्यादातर चांस है 99% कि आपको एरर आएगा, 1% चांस है ना आए।
तो कारण ये है कि आजकल ये इनकम टैक्स का पोर्टल भी चेंज हो गया और ये विंडोज 10 को सपोर्ट करता है, विंडोज 7 को बहुत कम सपोर्ट करता है। इसीलिए ज्यादातर केस में जो ऑडिट के केस होते हैं उनमें एरर आ जाता है, जिनमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है उनमें एरर आ जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप विंडोज 10 यूज कीजिए, आपको एरर नहीं आएगा। मेरा सही बताऊं तो मैं आपको, मेरा एक दिन खराब हो गया था, इसमें 2-3 घंटे मेरे इसमें लग गए ये सोचने में कि यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिखाता ही नहीं। देखिए ऐसे एरर दिखाता था, खाली दिखा देता था इस तरह से, तो ऐसे दिखाता था, मैं परेशान बार बार। तो जब मैंने विंडोज 10 डाली तो मुझे फिर इसमें कोई एरर नहीं आया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे को ऑप्शन आ गया कि ई पास, मतलब जो भी मैंने अपना ये पेन ड्राइव जो ये डिजिटल सिग्नेचर लगाया है ये क्या है, ई पास नाम का सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पर ये आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद ये कौन सी कंपनी का है वो भी उसने दिखा दिया बड़ी इजीली, और क्या पासवर्ड है वो भी मैंने बड़ी आसानी से इसमें टाइप कर दिया। नहीं तो विंडोज 10 भी डाली थी मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी, हो ही नहीं रहा था ये। विंडोज 7 में तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, और डालने के बाद विंडोज 10 क्या स्मूथली वर्क कर रहा है, मजा आ गया। उसके बाद साइन करिए, बड़ी इजीली यहाँ पर लिखा आएगा, ये देखिए लिखा है कि प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। मतलब आप डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आप एक बार ध्यान से इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं इसको सबमिट करता हूं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा है, बड़ा ही खूबसूरत लिखा है इनकम टैक्स पोर्टल पर, ग्रीन कलर में लिखा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल एंड डिजिटली साइन योर रिटर्न। आपने अपने रिटर्न को सक्सेसफुली फाइल भी कर दिया और डिजिटली साइन भी कर दिया। ठीक है जी। अब करने के बाद इसमें वी विल नोटिफाई यू, इस मोबाइल नंबर और इस मेल आईडी पर ये हमें नोटिफाई कर देंगे कोई भी कुछ भी क्वेरी होगी। ठीक है। साथ में इन्होंने 2 फॉर्म दिए हैं, एक डाउनलोड रिटर्न, एक है डाउनलोड रिसिप्ट। ठीक है जी। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि ये डाउनलोड रिसिप्ट है क्या। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड रिसिप्ट आ जाएगी, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर शो इन फोल्डर में क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से कट करके अपनी मेन लोकेशन पर ले गया जहां मुझे इसे रखना है, और वहां पर जाकर के एक्चुअली ये एक ITR वेरिफिकेशन एक फॉर्म होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है जो हमें मिलती है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं और इसमें ये देखिए एक एक्नॉलेजमेंट इसमें मेरे सामने निकल करके आई, और नीचे लिखा हुआ है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलोर। मतलब आपको ये किसी को बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डिजिटली साइन किया हुआ है इस पर। तो अब इसमें क्या है, देखिए हमारी जो टोटल इनकम निकल करके आती है, जो कहते हैं लोग आपने कितने की ITR फाइल की है, तो यहाँ पर टोटल इनकम मेरी 4,95,640 रुपए आई है। तो ये मैंने इतने रुपए की ITR फाइल की है, जिसकी वजह से मेरा कोई भी टैक्स नहीं बना, और बल्कि मेरा इसमें टैक्स पेड है 4,613 रुपए, और यही मेरा राउंड में अगर मैं बात करूं तो 4,610 रुपए का मेरा रिफंड बनता है, जो मेरे अकाउंट में मुझे रिसीव हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसको तो मैंने आपको दिखा दिया एक्नॉलेजमेंट को। ठीक है। यहाँ पर एक नंबर होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसका मैं भी आपको रोल बताऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे आ जाता हूँ। इसमें एक डाउनलोड फॉर्म है, इसको भी मैं जल्दी से क्लिक करके रख लेता हूँ। ये जो एक्चुअली में डाउनलोड फॉर्म है, इसमें पूरी डिटेल होती है कि जो एक्नॉलेजमेंट में आया है वो एक्चुअली उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे क्या क्या मतलब कि कॉलम्स हमने फिल किए थे, तो वो सब उसमें मेंशन होता है। ये फॉर्म होता है जो आपने ITR का फॉर्म फिल किया है। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये सारा फॉर्म है ये जो आपने फिल किया है। ठीक है। सारी की सारी जो भी यहाँ लिखा है 87 मतलब 87 पेज, 87 पेज का ये फॉर्म है जो हमने फिल किया है, और यहाँ से जो भी डिटेल्स, मतलब इस एक्चुअली देखो 87 पेज बहुत होते हैं, लेकिन 87 पेज को मैंने फिल किया और मुझे पता भी नहीं लगा कितनी स्मूथली और कितनी जल्दी फिल कर दिया। ये कॉज ऑफ जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है टैक्स क्लाउड, सारा क्रेडिट इसे ही जाता है। इसी की हेल्प से 87 फॉर्म जो थे वो 87 पेज कितनी जल्दी फिल हो गए। कुछ तो इसने ऑटोमेटिक फिल कर दिए, कुछ हमने फिल किए। तो मतलब अगर हम खुद फिल करते तो कितना टाइम लगता। तो सारा क्रेडिट जो है टैक्स क्लाउड को जाता है कि उसने हमारा काम कितना इजी कर दिया। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पर भी अगर हम जाते हैं, और इन 2 फॉर्म की अगर हमें जरूरत पड़ती है, इसके अलावा ये फॉर्म कहां से मिलेगा, गो टू डैशबोर्ड पर आप जाइए, यहाँ से ई फाइल पर जाइए, इनकम टैक्स फॉर्म में जाइए। उसके बाद है व्यू फाइल रिटर्न, इसमें हम देख सकते हैं हमने कितनी रिटर्न फाइल की हैं। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे यहाँ 21-22 की भी शो होने लगी है, और यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। तो यहाँ से ये डाउनलोड रिसिप्ट और डाउनलोड फॉर्म, यहाँ से हम इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कोई पेंडिंग तो नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर ये ई वेरीफाई रिटर्न है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कोई पेंडिंग तो नहीं है। मेरा 0 पेंडिंग, ठीक है ना, 0 पेंडिंग, कोई पेंडिंग नहीं है, सारे के सारे मेरे सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो चुके हैं। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसके साथ साथ है ना ITR के साथ साथ आपको कंपटीशन की जरूरत पड़ती है। जो कहीं भी आप ITR देते हो कंपटीशन मांगते हैं, तो टैक्स क्लाउड ने हमारी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा जो टैक्स क्लाउड का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम फटाफट से
इसमें क्लिक करते हैं फाइल अंडर रिटर्न पर, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर जो भी हमारा क्लाइंट था उसके साथ में यहाँ पर देखिए वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक ना करके साथ में यहाँ पर आप कंप्यूटेशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आएगी इसके अंदर आप देखेंगे इसमें एक तो नोट ई फाइल लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये अपडेट क्यों नहीं हुआ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये ऐसे अपडेट नहीं होगा। इसको अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करना पड़ेगा, वर्क ऑन क्लाइंट, उसके बाद यहाँ ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर एक होता है एडवांस ऑप्शन, इसमें जाने के बाद यहाँ पे मार्क द रिटर्न एज फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डालना मैंडेटरी है। आप इसमें जैसे ही अपना एक्नॉलेजमेंट ये डालेंगे तो एक्नॉलेजमेंट डालने के बाद जैसे यहाँ पर मार्क एज फाइल लिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप अब यहाँ पर उसी क्लाइंट की जो कंप्यूटेशन है दोबारा देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर अब सारी चीजें अपडेट मिलेंगी। यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर आपका ये एक्नॉलेजमेंट आ गया जो आपने डाला, दूसरा फाइलिंग स्टेटस यहाँ पर ओरिजिनल भी लिखा आ गया जो अभी नोट फाइल लिखा हुआ रहा था, और सिलेक्टेड टैक्स रिजीम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम हमने से फाइल किया है। ठीक है, बाकी चीजें हमारे सामने हैं। ठीक है, इसे जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने पेज पर ही आएगा। अभी मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डाटा दिया गया है, इसकी सबसे खास बात यही है कि आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि मतलब ये जितने पेज पर आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाटा का साइज वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे अपने तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करूंगा और सेव करने के लिए जो लोकेशन मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। साथ ही साथ मैं एक पीडीएफ फाइल भी ले लूंगा इसकी, इसी लोकेशन पर यहाँ पीडीएफ फाइल में भी सेव करेंगे हम इसे और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसकी फ्रेमिंग हुई है और इतना बहुत 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 बढ़िया, बहुत मतलब हमारा काम आसान हो गया। इतना सारा डाटा अगर हम खुद टाइप करते कंपटीशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, घंटे 2 घंटे खराब हो जाते। तो बहुत इजी है, बढ़िया है। ये हमारा देखिए हमने आईटीआर को भी फाइल किया, कंपटीशन भी बन गई और हमारा पोर्टल पे डेटा भी सब अपलोड हो गया और डीएससी के थ्रू ई वेरीफाई भी हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई। और विंडोज 7 की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको कहा विंडोज 10 डालकर ये सारे काम कीजिए। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर था आपने देखा लाइव, कैसे हमने प्रोप्राइटरशिप फंड की आईटीआर को फाइल किया और मतलब कि कौन सा फॉर्म लगा, आईटीआर 3 लगा। ठीक है, ऑडिटेड आईटीआर को फाइल करने के लिए प्रोप्राइटरशिप फंड की इसमें जो फॉर्म लगा वो आईटीआर 3 लगा। तो आज आपने जाना कि कैसे आसानी से हम इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी ना तो आपके अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।